सिविल सेवा परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो दो चीज़ें तो आपको अपनानी ही पड़ेंगी, कोई और विकल्प नहीं है। वो दो चीज़ें हैं, नियमितता और दूसरा प्रतिबद्धता। जो चीज़ आप सोच लीजिए कि मुझे ये करना है, वो आपको 24 घंटे के दायरे में रहकर करना ही करना होगा। दूसरी बात, नियमित रूप से करना होगा, तो ही आप सफल हो सकते हैं। बाकी सफलता बेईमानी है। अगर सफलता के बारे में फिर भी सोचते हैं तो वो बेईमानी है। फिलहाल हम डेली 8 बजे रात में यह कोर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, सामान्य अध्ययन के लिए। आपसे उम्मीद मैं इतना करता हूं कि आप कोई भी वीडियो मिस मत करिए, किसी भी स्थिति में रहिए, इसको अवश्य आप देखिए। दूसरा, हमारा जो वीडियो आता है सुबह के समय आता है, उसका टाइमिंग अभी मैंने फिक्स नहीं किया, लेकिन संभवतः 6 बजे के पहले ही, सुबह 6 बजे के पहले वो आ जाएगा। एक अखबार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आपकी परीक्षा से जुड़ी वो डिस्कस हो जाएंगी, साथ ही साथ उससे जुड़ी जो जीएस जीके की खबर है वो भी मैं साथ में दूंगा। और इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ेज होती हैं वो भी उसमें आपको मिल जाया करेंगी। तो ये वीडियोस आप, विशेषकर यह रात वाला वीडियो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और करंट अफेयर्स से भी आप हमेशा जो है रूबरू होते रहेंगे, करंट अफेयर्स भी आपका तैयार होता रहेगा। इसके लिए सुबह वाली वीडियोस भी आप डेली देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल और इतिहास इस सीरीज में भी चल रहा है। इसको समाप्त करने के बाद नेक्स्ट 2 सेगमेंट और भी लेकर हम चलेंगे, इसी तरह 2-2 करके समाप्त करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। बिल्कुल सही है, मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल से निकलती है। दूसरा, यह रोहतांग दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। यह गलत है। देखिए, रोहतांग दर्रा और शिपकीला दर्रा ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए आपको मानचित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये है मानसरोवर झील और इसी के समीप स्थित है राकसताल झील। यहीं से ये सतलज नदी निकलती है, लेकिन ये रोहतांग दर्रे से प्रवेश न करके ये शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। यहाँ जहाँ ये प्रवेश कर रही है यहाँ पर शिपकीला दर्रा है, इस शिपकीला दर्रे से ही प्रवेश करती है। दोनों ही दर्रे, रोहतांग और शिपकीला, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ आपको मानसरोवर झील के पास एक और हिमनद दिखाई पड़ रहा होगा, बोर खाचो हिमनद। इसी बोर खाचो हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। ये ऐतिहासिक नदी सिंधु नदी यहीं बोर खाचो हिमनद से निकलती है। यहीं मानसरोवर झील के पास ही, मानसरोवर झील जो है इसी के पास आंगसी ग्लेशियर स्थित है। आंगसी ग्लेशियर यहीं पर स्थित है, आंगसी ग्लेशियर। यहां से प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आंगसी ग्लेशियर से। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बड़ा लाचा, रोहतांग और शिपकीला दर्रा यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन शिपकीला दर्रा आप यहाँ समझिए कि सतलज नदी जहाँ प्रवेश कर रही है ये शिपकीला दर्रे से ही प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रा है जो कि जास्कर जो श्रेणी है हिमालय की, वहाँ से प्रवाहित होती है। तो इसका जो उत्तर होगा केवल एक सही है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की प्रतिशतता के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? आपको लगेगा बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन 2 के बाद आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन तीसरे में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने बहुत गहराई से नहीं पढ़ा होगा। तो आपको पता है नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन की मात्रा। फिर ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21%। ठीक है। इसके बाद तीसरे स्थान पे जो आता है, जो गैस आती है वो है आर्गन गैस आपकी। ये आर्गन गैस तीसरे स्थान पे आती है, कितना, 0.93%। और चौथे स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, जो कि अभी 0.03% इसकी सांद्रता है। इतना परसेंट यह पाई जाती है, चौथे स्थान पे है। 5वें स्थान पे हाइड्रोजन गैस आती है। इन गैसों में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए इसका जो लगातार बढ़ना है वो जलवायु परिवर्तन का कारक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका महत्वपूर्ण कारण CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में लगातार वृद्धि होना है, जिसको कि रोकने के लिए, इसकी सांद्रता को रोकने के लिए तमाम प्रयास वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा?
बी इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हम आपको पीडीएफ देंगे तो नीचे लिखा हुआ ये हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है, आपको आसानी होगी उससे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। दूसरा है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। तो दोनों ही सही है, ठीक है, इसका दोनों ही सही है। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। तो वह समस्त जल ग्रहण क्षेत्र या भूक्षेत्र जहां का जल किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों से होकर प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं। इसको इस भाषा में आप समझ सकते हैं। विश्व की 5 सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी हैं उसको आप क्रम से याद रखिएगा। पहला है अमेजन। अमेजन के पास सबसे बड़ी, इसको विश्व की सबसे बड़ी नदी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपवाह तंत्र जो द्रोणी है, अपवाह द्रोणी या अपवाह तंत्र है, ये विश्व में सबसे बड़ा है। अमेजन के बाद दूसरा स्थान आता है कांगो नदी का। दूसरा स्थान कांगो नदी बेसिन का आता है। इसका भी जो द्रोणी है, जो अपवाह द्रोणी है, वो सबसे बड़ी है अमेजन के बाद। तीसरे स्थान पे आपकी नील नदी आती है। ये नील नदी जो अफ्रीका की नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी अपवाह द्रोणी के मामले में सबसे बड़ी, इसलिए इसको सबसे बड़ी या विशाल नदी कहते हैं। लंबाई में अगर देखा जाए तो नील नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अपवाह के मामले में देखा जाए, अपवाह क्षेत्र के मामले में, विशालता के मामले में देखा जाए तो नील नदी का स्थान तीसरे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पे रियो दी ला प्लाटा आता है दक्षिण अमेरिका का, और फिर 5वें स्थान पे मिसिसिपी, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका की नदी है। ये 5 जो है आप याद रख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोनों ही सही है, ठीक है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो बुशमैन पूर्वी अफ्रीका, बिल्कुल नहीं। बुशमैन जो है ये कालाहारी में पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बद्दू ये अरब की जनजाति है। पिग्मी ये कांगो बेसिन का है, ये सही लगा हुआ है। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। जनजातियां दी हैं, कहां पाई जाती हैं उनका स्थान है। तो बुशमैन कहां पे, कालाहारी मरुस्थल में। बद्दू कहां पे, अरब में। पिग्मी ये कांगो बेसिन में, और मसाई पूर्वी अफ्रीका की जनजातियां हैं। इसके अलावा जो बार बार पूछता है जनजातियों के बारे में वो भी याद रखिए। खिरगिज जो पिछली बार पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, वो मध्य एशिया में पाई जाती हैं खिरगिज जनजातियां। सकाई जनजातियां मलाया प्रायद्वीप पे पाई जाती हैं। बोरो जो है वो पश्चिमी अमेजन बेसिन में पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। और जुलू ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। जुलू ये कई बार पूछे जा चुके हैं इसलिए हमने बता दिया। इसको आप नोट भी करते जाइए, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, कुछ अन्यत्र आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जो मैं बताता जाऊं बस नोट करते जाइए आप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1, बी इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। तो चलिए शुरू करते हैं 10 प्रश्नों का अपना यह कार्यक्रम। आप लोग सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कोई वीडियो छूटने न पाए, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं ना, आपका क्रम बिगड़ने न पाए इसलिए कह रहा हूं, मतलब कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया था, घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उसके प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं। स्वदेशी में क्या किया गया था? एक प्रकार स्वदेशी अपने यहाँ के, अर्थात जो देश में सामान बनाया जाए उसका उपयोग करना, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय विचार, इनकी जो है वकालत की गई कि हाँ, जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं, जो ब्रिटेन का विचार, न केवल वस्तु बल्कि विचार, उसका भी बहिष्कार करना। तो स्वदेशी और बहिष्कार दो अलग अलग चीजें थी, दो अलग अलग शब्द थे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से पूरकता थी, पूरक संबंध था। अर्थात स्वदेशी के बिना बहिष्कार नहीं संभव था और बहिष्कार के बिना स्वदेशी नहीं संभव था। इसका सीधा सीधा सा अर्थ था कि विदेशी वस्तुओं का, विदेशी विचारों का, विदेशी शिक्षा का त्याग करना, बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना।
तो अरविंद घोष का जो पत्र था वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रवाद के उभार में सबसे बड़ा योगदान रहा पत्र पत्रिकाओं का। उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो जो ब्रिटिश राज का जो अत्याचार हो रहा था, चाहे वो आर्थिक जो दोहन हो रहा था यहाँ का, चाहे वह सामाजिक, चाहे वो राजनैतिक, चाहे जिस तरह का अत्याचार हो रहा था, सभी वो अपने पत्र पत्रिकाओं में लिख रहे थे। और यहाँ तक कि यही नहीं लिखते थे, बल्कि इनसे मुक्त कैसा हुआ जाए इसका भी वह सुझाव वहाँ प्रस्तुत करते थे। तो राष्ट्रवाद की नींव ही पड़ी पत्र पत्रिकाओं से, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों तक उनकी पहुंच हो सकी, और जिसके कारण कि राष्ट्रवाद को एक ऊर्जा मिलती थी। तो इन पत्र पत्रिकाओं से सवाल पूछा ही जाता है यूपीपीसीएस में, इसलिए याद रखिएगा अरविंद घोष का वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका और सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। अब यहां पर सवाल क्या पूछा है, सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। पत्र पत्रिकाएं बहुत छपी, लेकिन सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र की, याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक जो संजीवनी थी, इसमें सर्वप्रथम विदेशी या ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया। इसके अलावा बाकी जो पत्रिकाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। अरविंद घोष का जो पत्र था वंदे मातरम, यह बंगाल में बंगाली भाषा में था दोस्तों, ठीक है। 1905 में ही जिस समय यह घोषणा हुई थी, उसी समय यह काफी चर्चित हुआ, काफी यह लोकप्रिय हुआ वंदे मातरम, जो अरविंद घोष के द्वारा निकाला जाता था, इंग्लिश में निकाला जाता था। याद रखिएगा वंदे मातरम किस भाषा में निकाला जाता था, इंग्लिश भाषा में। फिर तीसरा आता है आपका मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका। यह भी काफी फेमस पत्रिका थी, लेकिन इसको जो है 20 फरवरी 1868 में, अर्थात बहुत पहले बांग्ला भाषा में इसको शुरू किया गया था। दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। देखिए याद रखिएगा, शिशिर घोष भी पूछ सकता है और मोतीलाल घोष भी पूछ सकता है। अमृत बाजार पत्रिका, तो याद रखिएगा दोनों ही सही होंगे, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष दोनों भाई थे, दोनों बांग्ला भाषा में इसको निकालते थे। और यह पत्रिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूछता है कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने, याद रखिएगा 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, इसने भारतीय जो पत्र उसमें निकल रहे थे, राष्ट्रवादी पत्र निकल रहे थे, उनमें प्रतिबंध एक प्रकार से इस एक्ट के द्वारा लगाने का प्रयास किया गया। तो यह एक ऐसा साप्ताहिक, ये ऐसा पत्रिका थी अमृत बाजार, जिसने रातों रात इस एक्ट के जो प्रावधान से उससे बचने के लिए रातों रात पहले बांग्ला भाषा में छपती थी, लेकिन जैसे ही ये कानून लागू हुआ अंग्रेजी भाषा में निकालना शुरू कर दिया अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा। अगला है सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। देखिए डॉन जो है ये सोसाइटी थी, एक डॉन सोसाइटी, इसको सतीश चंद्र मुखर्जी ने इसका निर्माण, इसकी स्थापना की थी 1902 में कलकत्ता में। इसका मुख्य कारण दोस्तों समाज सेवा था, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है डॉन सोसाइटी क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए भारत के, वो इस सोसाइटी से बहुत ही प्रभावित थे। इस सोसाइटी का उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था, कई जगह इन्होंने जिक्र भी किया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो चारों के बारे में हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अलाउद्दीन मतलब अलाउद्दीन खिलजी वंश का था। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो ये पूछता है यूपीपीसीएस में, अक्सर क्रम पूछ लेता है कि कौन सा वंश सबसे पहले रहा, कौन सा वंश तीसरे, दूसरे, चौथे नंबर पे। तो याद रखिएगा GKTSL, इस क्रम को याद रखिएगा, GKTSL, ठीक है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। जो दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे, GKTSL, GK मतलब आप जानते हैं जनरल नॉलेज, TSL याद रखिएगा। जी से गुलाम वंश सबसे पहले, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस ढंग से याद रखिएगा, याद रहेगा क्रम संस्थापकों का भी। तो यहां पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई केंद्रीय सेना का गठन किया।
इनमें से यह पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यह तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि उसने सबसे पहले स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया था। सबसे पहले स्थायी केंद्रीय सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य शासन या शासन था कह लीजिए, उसका मूल आधार ही सेना था। उसने बहुत चीजें बदली थी। हुलिया प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा, जो बाद के जो महान शासक हुए, चाहे शेर शाह सूरी हो चाहे अकबर हो, उन्होंने भी घोड़ा को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा इसकी जो है लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो लागू की थी, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, बाद में पूछता भी है कि किन किन राजाओं ने घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा अपने यहाँ लागू की सैन्य शासन में। तो शेर शाह सूरी, अकबर भी उसमें शामिल थे। तो पहला ही गलत हो गया, उसने स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया था, अस्थायी केंद्रीय सेना का गठन नहीं किया था। पहला ही इसका आपका उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा लागू की। तो पूछेगा नगद सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने लागू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने दाग व हुलिया प्रथा चलाई। घोड़े को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा किसने चलाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। अंतिम अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवाने मुस्तक राज का गठन किया। बिल्कुल सही है, दीवाने मुस्तक राज का उसने गठन किया। लगान और कर वसूली के दोष को समाप्त करने हेतु। किस लिए किया था, लगान और कर वसूली में जो दोष थे उनको समाप्त करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज विभाग नामक विभाग की स्थापना की। इसके अलावा इस दो प्रकार के नए कर इसने अधिरोपित किए। कौन कौन से, घरी कर और चरी कर। यह भी पूछता है घरी कर और चरी कर किसने अधिरोपित किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका शासनकाल दोस्तों 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा। इसका जो संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी था, इसका चाचा था वह, जिसकी ये हत्या कर देता है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा जो पद्मावत आई थी, तो उसमें आपने देखा होगा उसने अपने चाचा का जो है वध कर दिया था, मार दिया था उनको सत्ता हथियाने के लिए। जलालुद्दीन खिलजी का जो समय रहता है 1290 से 1296 तक रहता है। उसके बाद ये मार करके सत्ता पर काबिज हो जाता है 1296 से 1316 ईस्वी तक यह रहता है। इसके बचपन का नाम पूछता है दोस्तों, उलूग खां इसके बचपन का नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी का, उलूग खां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संगम युग। देखिए संगम युग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से बनते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो संगम युग के बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जो डिटेल वीडियो होगा उसमें देख लीजिएगा। यहां पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों सबसे पहले संगम युग होता क्या जान लीजिए। देखिए संगम नाम जो पड़ा है, संगम मतलब कई लोग मिल जाएं आकर, जैसे गंगा यमुना का संगम, दो नदियों का संगम, कई लोग मिलकर गोष्ठी करें उसको संगम। तो यहां पर क्या होता था, एक प्रकार से सेंसर बोर्ड बैठता था। अगर कोई साहित्य हमको छपवाना है, उसको प्रकाशित करवाना है, तो एक गोष्ठी होती थी, संगम होता था, वहां पर बहस होती थी उस पर, और वहां से जब पारित हो जाता था कि हाँ अब आप इसको संकलित कर सकते हो, इसका संपादन कर सकते हो, तब जाकर के कोई साहित्य वहां से निकलता था। तो दक्षिण भारत में एक कालखंड रहता है पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक, अर्थात 100 ईस्वी से लगभग 250 ईस्वी तक। इस समय को संगम युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और संगम साहित्य या इस समय जो साहित्य यहां से पारित हुए उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो तमिल और इस समय जो साहित्य लिखे गए उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिल भाषा में मुख्यतः लिखे गए थे। 3 राज्य संबंधित थे इससे, तीन राज्यों से संबंधित थे, चेर, चोल और पांड्य। ये तमिल साहित्य थे, इसमें 3 वंशों के बारे में उल्लेख है, चेर, चोल और पांड्य। और कुल 3 संगम हुए थे दोस्तों, 3 संगम कुल हुए थे, अर्थात 3 ऐसी कुल गोष्ठियां हुई थी। पांड्य शासकों के संरक्षण में हुई थी, याद रखिएगा। चेर, चोल, पांड्य 3 उस समय राजा थे जिनका उल्लेख है इसमें साहित्यों में, लेकिन पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये संगोष्ठियां हुई थी, ये संगम हुआ था। कुल 3 संगम हुए थे।
जिसमें से आपको याद रखना है जो पहला संगम हुआ था वह मदुरै में हुआ था, तमिलनाडु में। अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे। दूसरा कपाटपुरम या अलवे में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष अगस्त ऋषि ही थे। बाद में तोलक्कापियर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। तो 2 लोग इसके अध्यक्ष थे, और यह कपाटपुरम या अलवे जिसको कहते हैं वहां हुआ था। और तीसरा फिर से मदुरै में होता है। तो पहला और तीसरा मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में। पहले और दूसरे में जो अध्यक्ष रहते हैं अगस्त मुनि रहते हैं, अगस्त ऋषि रहते हैं, लेकिन दूसरे में बाद में तोलक्कापियर भी अध्यक्ष बनते हैं। तीसरा वाला जो मदुरै में होता है, तीसरा संगम, वो उसके अध्यक्ष नक्कीरर रहते हैं। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो पहला संगम था उसमें कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। पहले संगम का कोई भी साहित्य मौजूद या उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम का एकमात्र साहित्य उपलब्ध है, वह है तोलक्कापियम। जो इसके अध्यक्ष थे तोलक्कापियर, उन्हीं का एक ग्रंथ है तोलक्कापियम। यह केवल यही काव्य उपस्थित है। और तीसरे अगर की बात करें, तीसरे संगम की, तो ढेर सारे साहित्य इसके उपलब्ध हैं, लेकिन मुख्यतः 3 का नाम प्रमुख है, और यही तीनों, इन्हीं तीनों का महत्व भी है। क्या क्या? सिलप्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। सिलप्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हम आपको पूरी कहानी सहित डिटेल में संगम युग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी यहां पर फिर से लौट आते हैं। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है? तो दोस्तों मणिमेखलई, मणिमेखलई यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मणिमेखले संगम युग के बौद्ध ग्रंथ से संबंधित, जिसके लेखक कौन थे? बौद्ध अन्न व्यापारी शीतलय सत्तनार, शीतलय सत्तनार। और इसे बौद्ध पुस्तक इसीलिए माना जाता है। और इसकी कथा दोस्तों वहां से आरंभ होती है जहां से सिलप्पादिकारम की कथा समाप्त हो जाती है। इसलिए हम यहां पर कथाएं न बताते हुए यहीं पर आपको इतने पे ही रोकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया? ऑप्शन है संवाद कौमुदी, बंगदूत, समाचार दर्पण और समाचार चंद्रिका। जैसा कि आपको मालूम है, आप हर कोई जानता होगा संवाद कौमुदी, तो लेकिन यही नहीं याद रखना है कौन निकालता था, कौन प्रकाशित करता था। तो संवाद कौमुदी को यह बंगाली साप्ताहिक था। सबसे पहली बात तो यह भी पूछा है कई बार कि साप्ताहिक था कि मंथली था, मासिक था, या फिर रोजाना वाला था, दैनिक था। तो यह साप्ताहिक पत्र था संवाद कौमुदी, और यह किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र भी था। 1821 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी था। ठीक है, इसके बाद राजा राममोहन राय की एक महत्वपूर्ण पत्रिका और थी, याद रखिएगा, मिरातुल अखबार। 1822 ईस्वी में उन्होंने उसको संपादित। तो क्रम भी याद रखिएगा, संवाद कौमुदी 1821, फिर 1822 में मिरातुल अखबार। इन्हीं कोशिशों के कारण राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। किसे राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। देखिए बंगदूत भी राजा राममोहन राय की ही रचना थी। बी जो ऑप्शन है, बंगदूत भी राजा राममोहन राय की ही का ही साप्ताहिक था। यह कलकत्ता से छपता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको 4 भाषाओं में छापा जाता था, बंगाली, हिंदी, उर्दू और बनारसी। बंगाली, हिंदी, उर्दू और बनारसी साप्ताहिक था, बंगाली साप्ताहिक। 1829 से इसको कलकत्ता से संपादित किया राजा राममोहन राय ने 4 भाषाओं में। फिर आता है समाचार दर्पण। आपका समाचार दर्पण के बारे में जान लीजिए। 1818 में श्री रामपुर के पादरियों ने इसको छापना शुरू किया था, समाचार दर्पण को 1818 में। और समाचार चंद्रिका यह 1822 में छपना स्टार्ट हुआ। इसका संपादन भवानी चरण बंदोपाध्याय ने किया था, जो कि पहले संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे। वो पहले जो भवानी चरण बंदोपाध्याय थे, पहले संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे। बाद में इनकी खटपट हुई थी, अनबन हो गई थी राजा राममोहन राय से। तो बाद में इन्होंने समाचार चंद्रिका नामक नई पत्रिका का संपादन इन्होंने शुरू कर दिया था।
इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे भारत का पहला समाचार पत्र यदि पूछ लिया जाए, भारत का पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था, भारत का पहला समाचार पत्र। वहीं पूछा जाए कि भारतीय भाषा में निकला हुआ पहला समाचार पत्र तो समाचार दर्शन, यह 1818 में कैरे और मार्शमैन इन्होंने निकाला था। भारतीय भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र था समाचार दर्शन। इतनी चीजें याद रखिए, इतना ढेर सारा आपको फैक्ट इस क्वेश्चन में मिल गया। जो बचेगा बाद में क्वेश्चन होते रहेंगे, वो जो छूटा छाटा रहेगा सब होता जाएगा, कुछ बचेगा नहीं कोई मिला करके। कहने का अर्थ यह है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है। पहला है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है, सही है, बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ का वर्णन है, यह भी बिल्कुल सही है, पिछला वीडियो आप देखिएगा, हमने सब बताया किसमें क्या है, कठोर और कौन किसका उपनिषद है, यह भी बताया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है, यह भी बिल्कुल सही है। तो जो दोस्तों मैं एक वीडियो में बता दूंगा, बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे समय जाया होगा, तो आप इसीलिए मैं कहता हूं सर सभी वीडियो देखते रहिए। जहां पे हमने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसको मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो चीजें छूटी हैं वही मैं बताऊंगा। जैसे ये आ गया, डी कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है, और यही गलत है दोस्तों, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। एक बार देख लीजिए ध्यान से, याद रखिएगा। बृहदारण्य पूछेगा याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद किसमें है, तो बृहदारण्य उपनिषद में है। कहां पर किस उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ का वर्णन है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर है यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद का वर्णन किसमें है, तो कठोपनिषद में है। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण, ये गलत है। देखिए कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, बाकी सभी वेद मात्र पद्य में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। तो लेकिन इसमें अगर यह पूछा जाए कि यजुर्वेद में भी आपको ऑप्शन आ जाएगा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो भाग हैं इसके, शुक्ल और कृष्ण। देखिए इन दोनों शाखाओं में जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है वह सिर्फ पद्य में है जैसे कि अन्य वेद हैं, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है दोस्तों वह गद्य और पद्य दोनों में है। तो यह आपको याद रखना है, शुक्ल यजुर्वेद यह उत्तर भारत में प्रचलित है, कृष्ण यजुर्वेद यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद तो गद्य पद्य में है आप जानते हैं दोनों में, लेकिन यदि पूछा जाए कि कौन सा गद्य और पद्य दोनों में है और पूछ लिया जाए शुक्ल और कृष्ण दोनों, तो वहां पे आप कृष्ण यजुर्वेद को टिक करेंगे, वही आपका सही आंसर होगा। तो और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का ग्रंथ का नाम दोस्तों शतपथ ब्राह्मण नहीं है, उसका नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। जबकि शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है, यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने INA के कैदियों के पक्ष में चलने वाले जो लाल किले के मुकदमे के नाम से फेमस है, उस मुकदमे की पैरवी की? INA इंडियन नेशनल आर्मी, उनके जो कैदी थे उनके पक्ष में चलने वाले लाल किले के फेमस जो प्रसिद्ध मुकदमा था उसकी पैरवी इनमें से किसने की थी? तो चारों ही इसका उत्तर होगा। आसफ अली, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, इन चारों ने ही पैरवी की थी। 1945 में यह मुकदमा चला था, क्रम यह इसलिए सन याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। 1945 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा INA के सैनिकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त जो थे दोस्तों याद रखिएगा, प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो
और शाहनवाज खान। यह भी पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, याद रखेगा। प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान, इन पर सरकार की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे की भारत में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा भारत के नामी वकीलों ने मिलकर एक बचाव समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व जो कर रहे थे भूला भाई देसाई कर रहे थे। और इस समिति में अन्य जो वकील थे उसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, यहां पर आसफ अली दिया है, आसफ अली भी लिख देता है, अरुणा आसफ अली, ये सभी वकील थे इस समिति के, बचाव समिति के। ठीक है, यह एक ऐसा मुकदमा था दोस्तों, महत्वपूर्ण मुकदमा, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 30 वर्ष बाद फिर से वकील या बैरिस्टर की पोशाक पहनी थी। तो यह ऐसा महत्वपूर्ण मुकदमा था। इसमें अंत में क्या हुआ, लोगों ने, जो समिति के लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तर्क दिए, लेकिन फिर भी जो जज थे उन्होंने इन तीनों को, जो हमने आपको नाम बोला, मृत्यु दंड की सजा सुना दी। लेकिन भारत में इसका बहुत ही घोर विरोध हुआ, जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसी में वो नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। तब जो तत्काल वायसराय लॉर्ड वेवेल थे उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और जो मृत्युदंड दिया गया था उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। तो ये थी पूरी कहानी इसकी। अगला प्रश्न, अगला मिलान करने को है, विभिन्न लोग हैं और किस षड्यंत्र से या किस कांड से जुड़े हुए हैं। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों ही दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए हैं। 1908 में जो हुआ था, इसमें हुआ क्या था कि बंगाल विभाजन के बाद जो विद्रोह हो रहा था कलकत्ता या बंगाल में, तो वहाँ पे कलकत्ता का जो मजिस्ट्रेट था, किंग्सफोर्ड उसका नाम था, उसने जो लोग पकड़े जाते थे बंगाल विभाजन में, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था उनको बहुत ही यातना वाला जो है यह सजा देता था। बहुत ज़्यादा इसने अत्याचार किए थे, ऐसे ऐसे इसने निर्णय दिए थे। तो इसका जो है अंग्रेजी शासन ने प्रोन्नत किया, इसको प्रमोशन दिया, प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर में इसको सत्र न्यायाधीश बना दिया। तो उस समय एक युगांतर समिति कार्य कर रही थी, एक गुप्त समिति थी, एक गुप्त संस्था चल रही थी क्रांतिकारियों की, युगांतर नाम था। उसी से ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े हुए थे। खुदीराम बोस मात्र 19 वर्ष, लगभग 19 वर्ष के थे उस समय जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इसको मारना है, अर्थात किंग्सफोर्ड को गोली और बम से मार देना है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को इसके लिए चुना गया। ये लोग गए, इन्होंने अच्छे से पहले पहचान लिया कि कौन सी बग्घी है, किस बग्घी से किंग्सफोर्ड निकलता है। यहां तक कि खुदीराम बोस स्वयं उसके कार्यालय जाकर के उसको पहचान लिया। लेकिन रात का अंधेरा था, बग्घी आ रही थी, इन्होंने सोचा कि वही बग्घी है जो जिसमें किंग्सफोर्ड बैठता है, लेकिन वो बग्घी कोई दूसरी बग्घी थी, उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं रहती हैं। और खुदीराम बोस बम से हमला कर देते हैं और उन 2 महिलाओं की हत्या हो जाती है। अंग्रेज इनका पीछा करते हैं। जो प्रफुल्ल चाकी रहते हैं ये खुद को गोली मार लेते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, मृत्यु हो जाती, शहीद हो जाते हैं। जबकि खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है, इनको फांसी की सजा हो जाती है, फांसी चढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये था, इस घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। 1908 में घटना हुई थी और इसने पूरे विश्व में, यही नहीं ब्रिटेन में भी तहलका मचा दिया था। यह पहली ऐसी बड़ी घटना थी जिसने, और इसका प्रभाव उस न्यायाधीश पे भी, किंग्सफोर्ड पे भी पड़ा। उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी और भाग गया यहाँ से। ठीक है ना। तो महत्व था इसका असर हुआ काफी। इसके बाद में और भी घटनाएं देखी गई। हालांकि उस समय ऐसे लोगों को आतंकवादी कहकर पुकारा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। फिलहाल ये आप जानते रहिए, इतनी चीजें फैक्ट से जितने भी रिलेटेड थे इस घटना से वो जान गए आप। दूसरा है सुखदेव। आप जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी पे चढ़े थे। लाहौर षड्यंत्र कांड में इसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की
मौत का बदला लेने के लिए जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था उन पर लाठीचार्ज हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका बदला लेने के लिए इन्होंने 1928-29 में क्या किया था, उस समय के जो जेम्स स्कॉट नाम था पुलिस अधीक्षक, उनको मारने का प्लान था इनका। ठीक है, उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और शिवराम ये सभी सम्मिलित थे। लेकिन स्कॉट की जगह इन्होंने गलत पहचान कर ली, उसकी जगह पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। हालांकि बाद में उसमें जो है जेल में काफ़ी घटनाएं घटती हैं, इसके साथ और भी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसका हम बाद में जब इन घटनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उसमें वर्णन करेंगे, या फिर और भी जो प्रश्न आते रहेंगे उसी अनुसार हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है ना। अगला है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब किससे जुड़े थे दोस्तों? काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा के लिए हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश जो संपत्ति या ब्रिटिश खजाना था उसको लूटने का एक प्लान था। एक ऐतिहासिक घटना थी। 9 अगस्त 1925 को यह ऐतिहासिक घटना घटी थी और एक ट्रेन में जहां पर डकैती की गई थी, इसके लिए शाहजहांपुर में बैठक हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने बैठक की अध्यक्षता की थी। उसमें अंग्रेजी सरकार का जो खजाना लूटने की योजना बनाई गई थी। तो एक दल जिसके प्रमुख राजेंद्र नाथ लाहड़ी थे, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ, उस समय जो जिला था, काकोरी रेलवे स्टेशन, लखनऊ से काकोरी रेलवे स्टेशन की तरफ छूटी। याद रखिएगा, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन उसका नाम था। उसकी चेन को खींच लिया किसने? राजेंद्र सिंह या राजेंद्र नाथ लाहड़ी ने। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों ने समूची ट्रेन पर धावा बोला और उसका खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लगभग 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने, मुसाफिरों की हत्या आदि करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड या फांसी की सजा सुना दी गई। 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर के काला पानी या आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया। यही काकोरी कांड था। अगला है मास्टर सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन दोस्तों चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। चटगांव कहाँ स्थित है? बंगाल में। वहां पर शस्त्रागार जो अंग्रेजों का रहता है उसको ये लोग लूट लेते हैं। इनके द्वारा जो आर्मी बनाई जाती है उसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सूर्यसेन की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें कुछ समय के लिए चटगांव से या बंगाल के जो चटगांव था, शस्त्रागार लूट करके वहां से अंग्रेजी शासन का अंत कर दिया जाता है। तो एक बहुत प्रभावशाली घटना थी। इसके बाद अन्य घटनाएं इसी प्रकार की देखने को देश में मिलती हैं। काफी इसने हिम्मत जगा दी लोगों के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 दोस्तों। ठीक है ना, सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस दोस्तों 1929 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। SHRA के अनेक क्रांतिकारी भी इसमें गिरफ्तार किए गए थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। बाकी आप तो जानते हैं, हमने अभी जिक्र किया लाहौर षड्यंत्र केस का। फिर आपका वायकुम सत्याग्रह जो आता है 1924-25 ईस्वी में, यह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। इसके डिमांड, इसकी मांगें लगभग वही गांधी जी की जो रहती थी उसी प्रकार की थी। उसी प्रकार का आंदोलन था, शांतिवादी आंदोलन था। 1924-25 ईस्वी में चलाया गया। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा, TK माधवन, के केलप्पन तथा KP केशव मेनन। ये सभी इसका नेतृत्व करता थे वायकुम सत्याग्रह के। ये मुख्य रूप से दोस्तों जो सामाजिक कुरीतियां थी, खासकर अस्पृश्यता
जो थी उसकी कुप्रथा थी उसके विरुद्ध चलाया गया था। त्रावणकोर भी पूछ सकता है, त्रावणकोर में मुख्यतः यह चलाया गया था केरल में, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। फिर आपका काकोरी कांड आता है जिसका हमने अभी जिक्र भी किया। 9 अगस्त 1925 क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। फिर नेहरू रिपोर्ट आपकी जो आती है 1928 ईस्वी में आता है। साइमन कमीशन का विरोध और बहिष्कार के पहले ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव जो लॉर्ड बर्कनहेड थे उन्होंने कांग्रेस नेताओं को संविधान का प्रारूप तैयार करने की चुनौती दी थी। उस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया गया था नेहरू द्वारा, और इसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 में ये रिपोर्ट आई थी। इसकी जो मेन बातें हैं, जब हम नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 जो सूत्र दिए गए थे वो सब पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, या उससे संबंधित जो सवाल प्रमुख आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इतना जान लीजिए। तो सही कालक्रम क्या होगा? सबसे पहले 1924-25 में जो आपका वाइकोम सत्याग्रह पहले नंबर पे, फिर काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 और लास्ट में लाहौर षड्यंत्र केस 1929। तो डी 2, 3, 4, 1 ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? चलिए छोड़ते हैं इसको, काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है। यह 2 प्रश्न छोड़ दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम जोड़ेंगे, ठीक है। काफी लंबा वीडियो नहीं करना है, इतना बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।